वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंपावत से बड़ी खबर के साथ। 9 मई को सीएम धामी करेंगे नामांकन में सभी बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। नामांकन के जरिए शक्ति प्रदर्शन की तैयारी रहेगी। तो 11 मई है नामांकन की आखिरी तारीख और 9 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे। चंपावत में 31 मई को वोट डाले जाएंगे और साथ ही साथ 3 जून को उपचुनाव की मतगणना होगी। कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया है। हालांकि चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दाव लगाया है और ये दाव कांग्रेस का कितना कारगर साबित होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट पर नामांकन करेंगे। तो चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है। 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन 9 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे। तो कांग्रेस ने पूरी कोशिश तो की मुश्किलें बढ़ाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, और लगातार मंथन भी कांग्रेस में भी चला और विचार विमर्श के बाद निर्मला गहतोड़ी को कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ। हालांकि पूरी टक्कर देने की कोशिश कांग्रेस की भी है, लेकिन आपको बता दें कि 11 मई नामांकन की अंतिम तारीख है, लेकिन 9 मई को सीएम पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, ये जानकारी है वो शामिल होंगे। अब कौन कौन से नेता शामिल होंगे ये 9 मई को ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल 11 मई नामांकन की अंतिम तारीख है। 4 मई को अधिसूचना इसकी जारी हो गई थी। हालांकि 31 मई को मतदान होना है। तो चंपावत उपचुनाव के लिए तैयारी दोनों तरफ से ही की गई है। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी तो दूसरी तरफ निर्मला गहतोड़ी कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। 11 मई अंतिम तारीख है, लेकिन 9 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे। किस तरीके की तैयारी नामांकन के लिए की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? दूसरा ये भी जानकारी है कि कई बड़े दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नामांकन में शामिल होंगे। क्या नाम सामने आ चुके हैं? देखिए, जिस तरीके से 9 मई सोमवार के दिन तकरीबन 12:30 बजे के करीब नामांकन का जो समय है वो निर्धारण किया गया है। चंपावत में मुख्यमंत्री उपचुनाव में जा रहे हैं और उम्मीदवार के तौर पे भाजपा की तरफ से, उनकी तरफ से जो है वो नामांकन किया जाएगा। खास तौर पे देखा जाए भाजपा की तरफ से नामांकन की जो प्रक्रिया है उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अभी थोड़ी देर बाद जो समय है उसका निर्धारण कर दिया जाएगा, लेकिन संभवतः जो जानकारी मिल रही है 12:30 और 1 बजे के करीब वहां नामांकन करते हुए वो नजर आ सकते हैं। इसके पहले, नामांकन के पहले चंपावत में एक रोड शो का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री रोड शो के माध्यम से जनता के बीच कहीं ना कहीं अभिवादन करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के मदन कौशिक, वो इस दौरान मौजूद रहेंगे और संभावनाएं बन रही हैं कि कोई केंद्रीय नेता यहां पहुंच सकता है। हालांकि भाजपा की तरफ से इस पे नामों का अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा चेहरा जो है इस दौरान, नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद हो सकता है। और ऐसे में देखा भी जाए तो चंपावत से उपचुनाव मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और भाजपा लगातार कहीं ना कहीं इन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुड़ी हुई है। जमीनी जो हकीकत है उसे भी खंगालने की कवायद की जा रही है। भाजपा किसी भी प्रकार से इसे हल्के में नहीं ले रही है। और देखा भी जाए तो जिस तरीके का इतिहास रहा है उत्तराखंड के अंदर, हमने देखा है कई जो मुख्यमंत्री उपचुनाव में गए हैं और जीतकर वापस आए हैं, चाहे वो एनटी तिवारी हो, भुवन चंद्र खंडूरी हो, या फिर हमने विजय बहुगुणा को भी देखा है, हरीश रावत को भी देखा है, उपचुनाव में गए और जीतकर वापस आए। मौजूदा समय में भी जिस तरीके की समीकरण रणनीतियां हैं, संभावनाएं भाजपा के पक्ष में ज्यादा नजर आ रही हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो चंपावत से जो उनके उम्मीदवार थे उनको बदला गया, एक महिला कैंडिडेट को खड़ा करने का जो काम है इस बार
कांग्रेस की तरफ से किया गया। और ऐसे में जिस तरीके के जो समीकरण नजर आ रहे हैं, साफ तौर पे जो भाजपा की जो बढ़त है यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि हमने सारे वो समीकरण देखे हैं उत्तराखंड के अंदर। मुख्यमंत्री जब चुनाव में होते हैं तो ज्यादातर जीत की तरफ वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं और जीत उनको हासिल होता है। और मौजूदा समय में भाजपा हालांकि इसको हल्के में नहीं ले रही है। भाजपा की तरफ से जो प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार, देखिए 4 मई को तो अधिसूचना जारी कर दी गई थी और इसके अलावा क्योंकि 11 मई अंतिम तारीख है नामांकन के लिए, 9 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नामांकन करेंगे, तो 9 मई का दिन ही क्यों चुना गया? देखिए मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरीके से 9 मई का जो समय तय किया गया है भाजपा संगठन की तरफ से, और ऐसे में देखा जाए तो भाजपा अपने जो कहीं ना कहीं उनके अपने रणनीतियां होती हैं और अपने कई तरह के जो समीकरण हैं उनको साधते हुए ये फैसला लिया गया है। और ऐसे में एक लंबा वक्त भी भाजपा को वहाँ मिल जाएगा, पर जो वहाँ मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में उनको भी एक समय मिलेगा वहाँ चुनाव प्रचार के लिए। और ऐसे में 9 तारीख को जब नामांकन करेंगे और उसके पहले जो ज़मीनी हकीकत की जो तलाश में वहाँ भाजपा की तमाम जो टीमें लगी हैं, प्रदेश महामंत्री अजय कुमार के नेतृत्व में जगह जगह जनता के बीच वो पहुँच रहे हैं और वहाँ लोगों की भावनाओं को भी कहीं ना कहीं छूने का काम किया जा रहा है, लोगों की बातों को छूने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है इस बात को भी समझ रही है कि अगर मुख्यमंत्री वहाँ से जीत के आते हैं तो तमाम ऐसे जो काम है बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्योंकि बिल्कुल अब जनता वहाँ की समझ रही है और वाकई में जब प्रदेश के मुखिया ही जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वहाँ की जनता की अपेक्षा भी अब ज्यादा हो जाती है। इसको लेकर वहाँ की जनता में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, जनता वहाँ क्या कह रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं अब? देखिए हमने देखा जिस तरीके से चंपावत सीट को भाजपा के विधायक ने छोड़ा, उसके बाद से ही वहाँ की जनता की जो प्रक्रिया हैं समय समय पे सामने आती रही। खासतौर पे एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस सीट से विधायक होता है उस उन क्षेत्र के लोगों को अपने विधायक और क्षेत्र के होने लोगों के नाते और कहीं ना कहीं काफी सारी जो उम्मीदें होती हैं और मुख्यमंत्री के तौर पे जाती हैं ज्ञानेंद्र, और कहीं ना कहीं यहाँ चंपावत की जनता भी यही सोच रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस चंपावत उपचुनाव में सिर्फ औपचारिकता के तौर पर उतरी है। इस चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने निर्मला गहतोड़ी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और इस संबंध में बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से आम विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने सीएम धामी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया है, इस चुनाव में भी एक बार फिर से बीजेपी को चंपावत की जनता अपना समर्थन देगी और सीएम धामी इन चुनाव में जीत हासिल करेंगे। चंपावत चुनाव में कांग्रेस लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए उनके जो प्रत्याशी थे उनके प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया। इसलिए एक महिला प्रत्याशी को जो बहुत कमजोर है राजनीतिक तौर पे, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐतिहासिक जीत की ओर उनके कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। चंपावत की जीत उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है और कांग्रेस का ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का सरेंडर है जो कांग्रेस ने किया है। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार के साथ ही चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बुरी तरीके से चुनाव हार गए। हार के बाद पहली बार कुमाऊं दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी चुनावी विधानसभा लालकुआ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सांप्रदायिक षड्यंत्र को मुद्दा बनाकर झूठ के सहारे जनता को बरगलाकर जीत हासिल की है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पलटवार किया है और कहा है कि हरीश रावत को और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। आज जिस सांप्रदायिक षड्यंत्र की बात हरीश रावत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हरीश रावत को भारतीय संस्कृति के मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस सांप्रदायिक सद्भाव की वो बात कर रहे हैं जनता सब जानती है। हरीश रावत जी
को भारतीय संस्कृति के मानबिंदु मर्यादाएं इनका ध्यान रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस सांप्रदायिक शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, जनता उन्हें बुरी तरह नकार चुकी है। देश से लेकर और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। इस राज्य उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जनता ने मिथक तोड़ा है और कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है जब वो इसी तरह की तुष्टिकरण की बातें कर रही थी। और उत्तराखंड में कृषि और उद्यान से जुड़ी योजनाओं के कागजों पर दर्शाए गए सुनहरे आंकड़ों पर खुद विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ दोनों विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को काफी फटकार भी लगाई है। कैबिनेट मंत्री ने जैविक खेती को लेकर जब अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अभी तक जैविक खेती 20% से ज्यादा नहीं है, जबकि कागजी आंकड़ों में 34% जैविक खेती दर्शाई गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि बैठकों में केवल कागजी आंकड़े प्रस्तुत करना बंद कर दें, कागजों पर सुनहरे आंकड़े दिखाने के बजाय जमीन पर हो रहे काम दिखाएं। एक बैठक प्रयास की जिसमें हमारे सचिव शैलेश भगवती, अपर सचिव, दोनों हॉर्टिकल्चर के दोनों डायरेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर्स में थे। और उसमें मैंने उनसे कहा कि आप ये कागजी आंकड़े बंद करिए। ये अधिकारी अभी तक जितने आंकड़े दे रहे हैं कागजों पे दे रहे हैं। मैंने जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब जमीन पर मैंने देखा, मुझे बताया गया कि वी आर 34% ऑर्गेनिक, लेकिन ग्राउंड में जब यहाँ पर पूछा तो उन्होंने स्वीकारा कि हम 20% नहीं है और ऑर्गेनिक में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। और आगे खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्य इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि खपत के अनुपात में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है और जिसके चलते अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। बावजूद इसके पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में बिजली संकट से उभरने के लिए उत्तराखंड ऊर्जा विभाग वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देने की कवायद में जुट गया है। इसी क्रम में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सौर ऊर्जा पर काम करने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने भी एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें उन्होंने सौर ऊर्जा पर काम करने की इच्छा जताई है। इसके तहत वो बंजर पड़ी जमीन, कैनाल और जलाशयों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन नॉन बॉन्डिंग MOU साइन करना चाहता है, जिसकी कवायद में ऊर्जा विभाग जुट गया है। वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के हमने अभी हाल ही में 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम को हमने अलो कर दिया है सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए। दूसरा, एक भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था कि हम सौर ऊर्जा पर उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। उसमें रूफटॉप सोलर से लेकर बंजर पड़ी हुई लैंड और उसके साथ साथ जो आपके कैनाल और जलाशय उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने को लेकर के, तो उसमें एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन करना चाह रहे हैं। वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में कराया जाएगा। और खबर देहरादून से है। कांग्रेस मुख्यालय पर हुई प्रेस वार्ता। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रेस वार्ता के दौरान सीएम धामी पर भी जोरदार जुबानी हमला बोला गया है भुवन कापड़ी की तरफ से।
खटीमा की जनता ने नकारा है, भुवन कापड़ी ने कहा है। चंपावत में भी धामी नकारे जाएंगे, भुवन कापड़ी ने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। आपको बता दें कि खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक रहे, लेकिन इस बार भुवन कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हरा दिया। प्रेस वार्ता की गई भुवन कापड़ी की तरफ से और कहा है कि खटीमा की जनता ने नकारा है और चंपावत में भी धामी नकारे जाएंगे। भुवन कापड़ी ने ये प्रेस वार्ता के दौरान बातें कही। तो चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता की और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। और चारधाम यात्रा की गति पकड़ने के साथ श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था में भी तेजी के साथ सुधार हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करने वाली कंपनी ने सुविधाओं का विस्तार किया है। विभिन्न धामों के लिए अब तक 7,65,327 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। अक्षय तृतीया के दिन मंगलवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन ही धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह कपाटोद्घाटन के मौके पर धाम में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं दिन भर यात्रियों के गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। यही वजह है कि शाम तक दर्शन करने वालों की संख्या 23,512 पहुंच गई। और 11वें ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी भगवान केदारनाथ की यात्रा धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। तीर्थ यात्रियों को सोनप्रयाग में पंजीकरण करवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग से 10,351 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है। वहीं शुक्रवार को 23,512 तीर्थ यात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। 12,938 पुरुष, 10,305 महिलाओं और 269 नौनिहालों ने बाबा केदारनाथ के दर पर मत्था टेक पुण्य अर्जित किया। तीर्थ यात्रियों की भारी संख्या में आवाजाही होने से यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है। और केदारनाथ धाम यात्रा शुरू होते ही मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों जैसे कि सोनप्रयाग, गौरीकुंड और फाटा में झमाझम बारिश होने लगी है, जिसके बाद गर्मी में सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा है। हालांकि पर्यटकों का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है। और भगवान केदारनाथ के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खुल गए हैं, जिसके बाद भक्तों की काफी भीड़ केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रही है। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गुप्तकाशी, फाटा, सीतापुर और सोनप्रयाग में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ देख व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा पर आश्रित स्थानीय होटल, ढाबा, लॉज, कूड़ा खच्चर, मजदूर सभी व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। सभी व्यवसायियों को इस साल यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सोनप्रयाग में स्थित पंजीकरण काउंटर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं को पंजीकरण करने में भी अब इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 6 मई को कपाट खुलने के बाद 13,000 यात्रियों को दर्शन के लिए रवाना कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं को ऑनलाइन पंजीकरण करने की सलाह दी है।
और देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के बाद अब कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। सुबह 6:15 पर दर्शन देंगे भगवान बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जोशीमठ में पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना के बाद उद्धव कुबेर की डोली के साथ ही शंकराचार्य की गद्दी गाडू घड़ा बद्रीनाथ धाम में पहुंच गई है। और इस दौरान सेना के बैंड की मधुर धुन के बीच भगवान बद्रीनाथ के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह नजर आया है। और कल सुबह 6:15 पर भगवान बद्रीनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट आज देहरादून आप प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि जोत सिंह बिष्ट के पार्टी में शामिल होते ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। उन्हें पार्टी ने प्रदेश संगठन समन्वय की जिम्मेदारी दी है। हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने पार्टी में शामिल होने को लेकर आप नेता जोत सिंह बिष्ट से खास बातचीत भी की है। आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ जोत सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आम आदमी पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं। बड़ी जिम्मेदारी भी इनको मिली है। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, नई पार्टी आपने ज्वाइन की है। क्या कारण रहा सर कि कांग्रेस से जो है मोह भंग होकर अब आम आदमी पार्टी में आपने जो है? मेरा मोह जो है कांग्रेस के नेताओं की जो अंतर्गत कलह चल रही है, वो जो पार्टी का हित सर्वोपरि रखने के बजाय अपना हित सर्वोपरि रख करके वहाँ पर रोज रात झगड़े कर रहे हैं, रोज एक नया गुट तैयार हो रहा है। तो उससे अजीज आकर के मुझे पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और मुझे उसके बाद यहाँ आम आदमी पार्टी में शामिल होना पड़ा। कांग्रेस पार्टी में मैं 40 साल रहा और 40 साल में मैंने पार्टी के लिए जितना किया उतना शायद कोई दूसरा आदमी मेरी तरह से खम ठोक करके नहीं आ सकता कि मैंने कांग्रेस के लिए इतनी मेहनत की। लेकिन उसकी तुलना में मैं देखता हूं कि 1996 जब उत्तर प्रदेश में थे, कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया। उसके बाद 2002 में नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा। 7 में नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा। 8 में मैंने जिला पंचायत का टिकट मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, मैं पार्टी के साथ रहा। तो उसके बाद 17 में नहीं दिया। अब 26 साल बाद 22 में टिकट दिया और उसके बाद मेरे खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने क्षेत्र में जिस ढंग का भीतरघात किया और मुझे हराया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी में रह करके मेरे पास जितना समय बचा मैं क्यों खराब करूँ? क्या लगता है कौन वो लोग हैं जो इस तरीके की गुटबाजी, क्या गुटबाजी से ही चल रही है? कौन ऐसा है कि जो लोग हैं वो अखबारों में बयान दे रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं और आपको भी रोज दिखाई दे रहे हैं। मैं नाम लेकर के क्यों किसी का बुरा बनूं? उनका कर्म उनके साथ है। मैं जो कर सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं, उस आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके समाज के किसी काम आ सकूं, इस भावना से यहाँ पर आया हूँ। क्या लगता है कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है? निश्चित रूप से वहाँ गुटबाजी के अलावा कुछ और है ही नहीं। जो काम नीति है वो न होकर के वहाँ पर गुटबाजी रोज यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी में अब क्या भूमिका आपकी रहेगी, किस तरीके से काम होगा? प्रदेश संगठन समन्वय की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने दी है और मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। आज मेरा पहला दिन है। मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को जो मुझे सुनने प्रणाम करने के साथ, उनमें से वो जो कांग्रेस के अंतर्कलह से पीड़ित हैं, जिनके साथ कांग्रेस ने न्याय नहीं किया, उन सब का भी आम आदमी पार्टी में आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जोत सिंह बिष्ट, जिनका कहना है कि जिस प्रकार का जो है गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है, उस गुटबाजी से तंग आकर जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और जिस प्रकार से संगठन समन्वय की भूमिका में जो है अब यहाँ पर वो काम करते हुए दिखाई देंगे। अपने सहयोगी सुनील के साथ उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10 देहरादून। और चलिए इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।